गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th का बैच है, रिवीजन बैच। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 EMI। आज होगा लेक्चर नंबर 3। तो लास्ट टर्न है इसका आज। कहाँ तक बताया था? सेल्फ इंडक्टेंस। रिवीजन चैप्टर 6 EMI। लेक्चर 3। सेल्फ इंडक्टेंस। अच्छा, वो करा दिया हमने किसी रॉड को रोटेट कराने में। नहीं, एक रॉड को हम ऐसे चला रहे थे तो इसके क्रॉस PD प्रोड्यूस हुआ था, V=BVL sin थीटा। याद आया? रोटेट करने वाला नहीं कराया था, पहले उसको करा दें। इंड्यूस्ड PD और इंड्यूस्ड EMF। इंड्यूस्ड PD कह दो, इंड्यूस्ड EMF कह दो, बात एक ही है। नहीं, इंड्यूस्ड PD और इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड across a conducting rod। रोटेटिंग, वहां पे था मूविंग, यहां पे क्या है? रोटेटिंग। जब हम किसी रॉड को मूव कराते हैं, क्या कराते हैं? मूव, तो उसके हर पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? सेम। लेकिन जब रोटेट कराते हैं तो फिर लीनियर वेलोसिटी अलग अलग पॉइंट की क्या होती है? अलग अलग। ठीक है। इंड्यूस्ड PD और इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड अक्रॉस अ कंडक्टिंग रॉड रोटेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब हम रॉड को क्या कर रहे हैं? रोटेट करा रहे हैं। ठीक है। कितनी एंगुलर वेलोसिटी से? ओमेगा। तो आप जानते हैं, छोटे में पढ़ चुके हैं, अरे 11th में रोटेशनल डायनेमिक्स में, जब कोई बॉडी रोटेटरी मोशन करती है तो उसके हर पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? सेम। लेकिन लीनियर वेलोसिटी अलग अलग पॉइंट की अलग अलग। याद है? तो ये रॉड का नाम दे दो, थोड़ा वो बड़ी कर दें, OP। क्या नाम दिया रॉड का? OP। ठीक है। तो इसके हर पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी, एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, लीनियर वेलोसिटी अलग अलग। ठीक है। हमने क्या किया? एक छोटा सा पार्ट ले लिया, इसकी लेंथ कितनी है? dx। कितनी लेंथ है? इसे स्मॉल एलिमेंट कहेंगे हम। ठीक है। जो छोटा सा पार्ट होता है किसी भी रॉड का, उसे क्या बोलते हैं? स्मॉल एलिमेंट, dx। और इसकी डिस्टेंस कितनी है O से? x। इस स्मॉल एलिमेंट की O से डिस्टेंस कितनी है? x। नहीं समझे? तो एक लाइन लिख लो स्टार्टिंग में, इनिशियल लैंग्वेज। लेट
a conducting rod OP, let a conducting rod OP of length L, small l लिखना, of length L is rotating in a uniform magnetic field B vector. क्या लिखा? is rotating perpendicularly, is rotating perpendicularly in a uniform magnetic field B vector with a constant angular velocity omega, with a constant angular velocity omega. ठीक है, डायग्राम बनाए. बस हर आर्टिकल में शुरुआत में बस एक लाइन लिख दिया करो लैंग्वेज. ठीक है, डायग्राम बना के सीधे प्रूवमेंट. मेन है डायग्राम और प्रूवमेंट. बन गया. अब हम क्या करेंगे, ये जो स्मॉल एलिमेंट है dx, उसकी लीनियर वेलोसिटी निकालेंगे और dx के क्रॉस निकालेंगे हम लोग इंड्यूस्ड PD. ठीक है, तो देखिए लीनियर वेलोसिटी of small element dx क्या आ जाएगा? v इक्वल टू एक्स ओमेगा. ये कहाँ से आ गया? v इक्वल टू क्या होता है? r ओमेगा. तो ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसकी रेडियस कितनी होगी? x. सेंटर से दूरी x है ना इसकी डिस्टेंस, तो v इक्वल टू एक्स ओमेगा. अब स्मॉल इंड्यूस्ड EMF produced across the small element small induced EMF produced across the small element. ठीक है, क्या हो जाएगा? D इक्वल टू स्मॉल एलिमेंट यहां लिख दें, DE BVL, L की जगह DX. पढ़ा ना V इक्वल टू BVL. क्या पढ़ा हम लोगों ने? V इक्वल टू BVL. याद आया? V इक्वल टू BVL. ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो V की जगह D हो गया, DV भी लिख सकते हो. B वही है, V वही है, L की जगह dx, क्योंकि हम किसके क्रॉस निकाल रहे हैं? dx के क्रॉस. नहीं समझे? बस v की वैल्यू रख दो. यानी क्या आ गया? d इक्वल टू बी एक्स ओमेगा dx. v की वैल्यू रख दी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. क्लियर? इंटीग्रेट कर दो. नाउ टोटल इंड्यूस्ड PD across the entire rod. तो स्मॉल EMF, PD नहीं लिख रहे हैं, बात एक ही है. चाहे EMF पूछा जाए तो भी यही करोगे, PD पूछा जाए तो भी यही करोगे. ठीक है, तो इंड्यूस्ड EMF इंड्यूस्ड PD बात एक ही है.
तो स्मॉल ईएमएफ को किससे लिख रहे थे, डी से, और टोटल ईएमएफ को ई से। इंटीग्रेट कर दो। जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं, बी कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट। लिमिट 0 से एल क्यों हो गई, ये स्मॉल एलिमेंट अंदर कहाँ तक आ सकता है, ओ तक, और बाहर कहाँ तक जा सकता है, पी तक। क्या पी के बाहर चला जाएगा, तो जब ये स्मॉल एलिमेंट ओ पे आ जाएगा तो एक्स कितना हो जाएगा, 0, और जब स्मॉल एलिमेंट पी पे पहुंच जाएगा तो एक्स कितना हो जाएगा, एल। रॉड की लेंथ एल है ना, तो हमें लिमिट इस तरीके से लेनी होती है जिससे कि पूरी रॉड कवर हो जाए। तो जब स्मॉल एलिमेंट ओ पे आ जाएगा तो एक्स कितना हो जाएगा, 0, और जब पी पे पहुंच जाएगा तो एक्स कितना हो जाएगा, एल। यानी बी ओमेगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से एल। लिमिट रख दो। पहले एक्स या क्या लिखो, एक्स का रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, एल स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, यानी ई की वैल्यू क्या हो गई, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। क्या वैल्यू हो गई, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। समझ गए, अभी नहीं समझे। देखिए अगर ये न्यूमेरिकल आता है 1 मार्क के क्वेश्चन में तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लोगे। अगर 2 या 3 मार्क्स में आएगा तो प्रूव करके दिखाओगे, फिर वैल्यू पुट करोगे। नहीं समझे, यानी न्यूमेरिकल में आपको ये पूरा प्रूव करके दिखाना होता है। ठीक है, नोट करें। अब देखने वाले सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सॉलिनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस of a long solenoid. Self inductance of a long solenoid. देखिए, तो ये कोई लॉन्ग सॉलिनॉइड है, ठीक है। इसके ऊपर ये कॉपर वायर की वाइंडिंग है। ठीक, हमें इसका क्या निकालना है, सेल्फ इंडक्टेंस। ऑन ऑफ के लिए की लगा दो, समझ गए ना। क्या निकालना हमें इसका, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक, तो इसके अंदर मान लेते हैं इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई नॉट। कितनी फ्लो हो रही है, ऐसे फ्लो होगी ना, इधर से वापस। ठीक, ये वायर पीछे से आगे आ रहा है, यानी ऐसे, यानी करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, क्लॉकवाइज, यानी ये साउथ पोल का काम करेगा और ये नॉर्थ पोल का। इसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, लिख लो। लेट अस कंसीडर अ लॉन्ग सॉलिनॉइड, in which
in which number of turns per unit length b small n, b small n, and electric current flowing in each turn, electric current flowing in each turn b I नॉट। ठीक है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालें, डायग्राम बना लो। देखिए तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई नॉट, म्यू नॉट एन आई नॉट। ये तो होता है किसी भी लॉन्ग सोलेनोइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, म्यू नॉट एन आई नॉट। क्लियर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेल्फ इंडक्टेंस एल का फार्मूला क्या होता है, एन फाई बी अपॉन आई, आई की जगह आई नॉट। याद है एन फाई बी इक्वल टू क्या था, एल आई, तो एल इक्वल टू एन फाई बी अपॉन आई नहीं हो जाएगा, आई की जगह यहाँ पे क्या हो गया, आई नॉट। नहीं समझे, फाई बी की वैल्यू बी इंटू ए, फाई बी की वैल्यू बी इंटू ए। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स बी की वैल्यू रख दो, इक्वेशन 1 से हो गया। एल इक्वल टू एन ए अपॉन आई नॉट, बस बी की वैल्यू रख दो, एन ए अपॉन आई नॉट। बी की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट एन आई नॉट, आई नॉट क्या हो गया, कैंसल। यानी क्या इक्वेशन फार्मूला आ गया, म्यू नॉट एन कैपिटल एन ए, आंसर। अब इसी को हम क्या ले सकते हैं, इफ लेंथ ऑफ सोलेनोइड L, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N, देन स्मॉल n की वैल्यू क्या हो जाएगी, N अपॉन L। अभी नहीं समझे, तो टोटल लेंथ कितनी है L, टोटल लेंथ कितनी है L, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं N। समझे ना, टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ L, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं N, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, M अपॉन L। तो इसी को हम क्या ले सकते हैं, जहाँ पे स्मॉल n है वहाँ क्या ले सकते हैं, N अपॉन L। नहीं ले सकते हैं, यानी क्या आ गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर, हेनरी। तो लॉन्ग सॉलिनॉइड के लिए क्या हो गया, सेल्फ इंडक्टेंस। अब
म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल कॉइल्स। क्या निकालने जा रहे हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन, लिखो बिटवीन टू कोएक्सियल कॉइल्स। कोएक्सियल कॉइल कह दो या कोएक्सियल सॉलिनॉइड कह दो, ठीक है। अब जो नीचे वाली कॉइल है इसको हम क्या मान लेंगे? प्राइमरी, क्या मान लेंगे? ठीक है। और इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B1 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है प्राइमरी कॉइल के लिए कुछ भी लिखते हैं सफिक्स 1 का यूज़ करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या हो जाएंगे? N1। और इसी के ऊपर एक कॉइल और लपेट दी गई, ठीक है। पहले प्राइमरी कॉइल लपेटी गई, फिर उसी के ऊपर सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल के एंड्स कहाँ छोड़ दिए? नीचे। सेकेंडरी कॉइल के एंड्स कहाँ ले गए? ऊपर, समझाने के लिए। और ये इंसुलेटेड वायर होते हैं, तो एक के ऊपर एक कॉइल को वाइंड कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वायर टच तो करते नहीं है। कैसे वायर होते हैं? इंसुलेटेड, नेकेड वायर नहीं होते हैं, ठीक है। तो जिस पाइप के ऊपर हमने प्राइमरी कॉइल की वाइंडिंग की है उसी पाइप के ऊपर सेकेंडरी कॉइल की, ठीक है। कोएक्सियल यानी दोनों का एक्सिस क्या होगा? सेम, ऐसे। तो ये जो रेड कलर से हम शो कर रहे हैं ये किसके लिए? ये कौन सी कॉइल है? सेकेंडरी। चलो ये हो गई, ठीक है। ये सेकेंडरी कॉइल हो गई। अभी नहीं आया समझे? लिखे, लेट अस कंसीडर अ लॉन्ग सोलेनॉइड as primary coil P, as primary coil P, in which number of turns per unit length, per unit length BN1, BN1, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ईच टर्न, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ईच टर्न BI1, ठीक है। डायग्राम बनाओ जल्दी से। सेम वही है, बस प्राइमरी कॉइल के ऊपर हमने क्या किया है? सेकेंडरी कॉइल। तो पेपर में क्या करोगे? प्राइमरी कॉइल को पेंसिल से बना देना, सेकेंडरी कॉइल को पेन से शो कर देना, क्योंकि वहाँ पे ब्लू पेन ही यूज करोगे और पेंसिल यूज कर सकते हो, ठीक है। नहीं समझे? तो एक पेंसिल से बना दोगे प्राइमरी कॉइल वाला और सारे डायग्राम पेंसिल से ही बनाओगे, ठीक है। हो गया? अब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्राइमरी कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्राइमरी कॉइल कितना हो जाएगा? B1 इक्वल टू म्यू नॉट N1 I1। म्यूचुअल इंडक्टेंस
क्या हो जाएगा, m इक्वल टू N2 5B2 N2 5B2 अपॉन I1। याद आया, ये था ना N2 5B2 इक्वल टू MI1, ठीक है। तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 5, अरे लास्ट टर्म पे ही तो पढ़ा है, N2 5B2 अपॉन I1। अब ये जो सेकेंडरी कॉइल है ये प्राइमरी कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई है। क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का सेम होगा क्योंकि दोनों एक ही पाइप के ऊपर वाइंड किए गए हैं, ठीक है। N2 5B2 की जगह क्या लिखोगे, B1 इंटू ए। समझ गए, ये सेकेंडरी कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है, लेकिन सेकेंडरी कॉइल कहाँ रखा हुआ है, प्राइमरी कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में। नहीं समझे, कोई डाउट? तो ये डायग्राम बनाया, डायग्राम के बाद एक लाइन लिखो, a secondary coil S, a secondary coil S of total number of turns N2, of total number of turns N2 is wound up over the middle portion of primary coil, over the middle portion of primary coil। क्लियर? बस B1 की वैल्यू रख दो, हो गया। तो N2A अपॉन I1। अच्छा, A1 A2 ने क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि A दोनों का क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों कॉइल एक ही पाइप के ऊपर वाइंड की गई हैं। वाइंड करना मतलब लपेटना, वाइंडिंग नहीं जानते हो, अरे पंखे को वाइंडिंग नहीं की जाती। तो N2A अपॉन I1 म्यू नॉट N1 I1, I1 से I1 क्या हो गया, कैंसल, यही फार्मूला आ गया। क्लियर? एक तो ये आ गया आपका, और दूसरा N1 की वैल्यू रख सकते हो, स्मॉल n1 क्या हो जाएगा, N1 अपॉन L1। प्राइमरी कॉइल की है ये, टोटल लेंथ कितनी है प्राइमरी कॉइल की, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N1। तो ये कर लो, यानी क्या आ गया ये N1 N2 A अपॉन L1। बस L की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, M। नहीं समझे? तो जिस तरीके से हमने लॉन्ग सॉलिनॉइड का क्या निकाला था, सेल्फ इंडक्टेंस, उसी तरह आ गया बिल्कुल। बस वहाँ पे N1 N2 नहीं था, केवल N था। यहाँ पे प्राइमरी कॉइल के लिए N1 और सेकेंडरी कॉइल के लिए N2। 5B2 इक्वल टू B1A। B2A क्यों नहीं लिखा गया, समझ आया? क्योंकि सेकेंडरी कॉइल कहाँ रखी हुई है, प्राइमरी कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। B1 की वैल्यू रख दी यहाँ से, बस हो गया। I1 से I1 कैंसिल हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? नोट करें। कभी कभी प्लेन कॉइल का पूछ लेते हैं, ये तो लंबी कॉइल है, प्लेन कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इरेज करें। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ प्लेन कॉइल इस तरीके से कॉइल
ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स कई सारे हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अभी नहीं समझे, अभी तक हमने इसका ऐसे ऐसे निकाला था, अरे स्प्रिंग की तरह थे, अब क्या है एक ही जगह है, गुच्छा, नहीं समझे, ठीक है। इस तरीके से प्लेन कॉइल, यानी इसी में बहुत सारे तार लिपटे हुए हैं, समझ गए। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ प्लेन कॉइल, सपोज इसमें करंट कितनी है I, कैसे भी हो सकती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इनिशियल लैंग्वेज लिखो, लेट अस कंसीडर अ प्लेन कॉइल in which total number of turns B capital N, in which total number of turns B capital N and electric current flowing in each turn, flowing in each turn B I, ठीक है। तो सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल क्या होता है, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2A। ए क्या होगा इसकी रेडियस, नहीं समझे, आर भी लिख सकते हो, निकाल लो सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल क्या होता है, L इक्वल टू एन फाई बी अपॉन आई, यही तो होता है। फाई बी कितना हो जाएगा, B इंटू ए। देखिए कोई भी आर्टिकल पेपर में आ जाता है, आप ये समझ लें कि ऐसा कुछ भी नहीं आया होगा जो आपने नहीं पढ़ा होगा। अगर आपको याद नहीं आ रहा है टाइम पे तो ये आपका KKM है, नहीं समझे, ऐसा कुछ आ ही नहीं सकता जो आपने ना पढ़ा हो, ठीक है। 2-3-4 बार क्वेश्चन को पढ़ा जाता है ताकि समझ में आ जाए कि एक्चुअल में पूछा क्या है। B की वैल्यू रख दो, तो एन ए अपॉन आई, B की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2A, आई से आई कैंसिल, तो क्या आ गया, म्यू नॉट एन ए, एन स्क्वायर ना, एन स्क्वायर ए, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन 2A, ये आ गया L। चाहो तो यहाँ पे A की वैल्यू रख सकते हो पाई A स्क्वायर, मान लेते हैं आपको प्रूव करने के लिए आ जाए, ठीक है, A की वैल्यू रख करके, तो A की वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा, पाई A स्क्वायर, ठीक है, तो ये कट जाएगा, चाहो तो, नहीं तो यही सफिशिएंट है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक। इसके बाद नोट कर लिया, म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ बिटवीन टू प्लेन कॉइल्स, बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक प्लेन कॉइल्स, ठीक है। वहां पे क्या था, कोएक्सियल, जो लॉन्ग कॉइल थी उसमें क्या था, कोएक्सियल, यानी दोनों कॉइल का एक्सिस सेम हो। यहां पे चूंकि प्लेन कॉइल है तो क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रिक, क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रिक, यानी दोनों का सेंटर सेम हो। अब एक ये है, दूसरी ये है, वैसे तो इसी के ऊपर है, समझाने के लिए हम ऐसे बना दे रहे हैं।
इसी के ऊपर है, दोनों की रेडियस क्या है, सेम। तो ये कौन सी हो गई आपकी, सेकेंडरी, और ये क्या हो गई, प्राइमरी। ब्लैक वाली क्या हो गई, प्राइमरी, और रेड वाली सेकेंडरी। इसमें करंट कितना है, I1। उसमें कहाँ करंट होती है, सेकेंडरी में। सेकेंडरी में कहाँ करंट होती है, वो तो अपने आप इंड्यूस होती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ प्राइमरी कॉइल। लिखो पहले एक लाइन शुरुआत में, लेट अस कंसीडर a plane coil of total number of turns N1, of total number of turns N1, कैपिटल N1 लिखा ना, कैपिटल N1, क्या लिखा, लेट अस कंसीडर अ प्लेन कॉइल ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N1 एज प्राइमरी कॉइल P, as primary coil P, in which electric current I1 is flowing, in which electric current I1 is flowing in each turn, in each turn। ठीक है, फुल स्टॉप। A secondary coil S is wound up, क्या लिखा, a secondary coil S of total number of turns N2, of total number of turns N2 is wound up over the primary coil P, over the primary coil P। ठीक है, चलिए देखिए, डायग्राम बना लो। तो हमने यहाँ पे दोनों के रेडियस को सेम माना है, अगर सेम नहीं होगा तो फिर अलग अलग होगी, तो A1 A2 ले लेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ प्राइमरी कॉइल P क्या आ जाएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट N1 I1 अपॉन A। मान लेते अलग अलग रेडियस होती तो यहाँ क्या ले लेते, A1, नहीं समझे, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स, M इक्वल टू N2 5V2 अपॉन I1, याद है, N2 5V2 इक्वल टू MI1, N2 I1 B1A। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जो सेकेंडरी कॉइल है वो प्राइमरी कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड, B1 की वैल्यू रख दो। यहाँ पे A लिया है, मान लेते हैं सेकेंडरी कॉइल का एरिया अलग होता, प्राइमरी कॉइल का अलग होता, तो A की जगह A2 सेकेंडरी कॉइल का है ना, ये मैग्नेटिक फ्लक्स इसका है, सेकेंडरी कॉइल का है, नहीं समझे। यहाँ पे दोनों का एरिया सेम ले रहे हैं, अगर अलग होगा तो A2 ले लोगे, म्यू नॉट N1 I1 अपॉन 2A, यानी क्या आ गया आपका, म्यू नॉट N1 N2 I1 I1 कट गया, A N1 N2 A अपॉन 2A। समझ गए, नोट करें। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी stored in a current carrying solenoid, in a, इरेज करें, मैग्नेटिक
पोटेंशियल एनर्जी, stored in a coil, कॉइल कह दो, करंट कह रही सॉलिनॉइड कह दो, ठीक है। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कॉइल। सुनो, तो जैसे ही हम किसी कॉइल में करंट को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होता है, चेंज। क्योंकि जब करंट नहीं फ्लो हो रही होती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है, 0। नहीं समझे? और जैसे तुमने करंट ऑन किया एकदम से मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो जैसे ही हम करंट ऑन करते हैं एकदम से इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होता है, चेंज। समझ गए? और उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। किसी समय मान लेते करंट आई फ्लो हो रही, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, E इक्वल टू -L di/dt। तो जैसे ही किसी कॉइल में हम करंट ऑन करते हैं, करंट ऑन करते ही उस कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। क्यों? क्योंकि जब करंट नहीं फ्लो हो रही थी तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना था, 0। क्योंकि जब करंट नहीं होगी तो मैग्नेटिक फील्ड, ये कॉइल खुद के मैग्नेटिक फील्ड में है, ये कॉइल खुद के मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड। सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस में यही तो पढ़ा था हमने कि जब हम किसी कॉइल में करंट फ्लो करते हैं तो वो कॉइल खुद के मैग्नेटिक फील्ड में होती है, ठीक है। और जब करंट को चेंज करते हैं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जब फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि φB इक्वल टू क्या होता है, BA। तो जब B चेंज होगा तो φB चेंज होगा, और जब फ्लक्स चेंज होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाती है। नहीं समझे? तो शुरू में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना था, 0, बाद में कितना हो गया, BA। तो फ्लक्स में चेंज हुआ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, करंट के बढ़ने का अपोज करेगा। क्योंकि करंट यहाँ बढ़ रही है, जब करंट बढ़ती है तो इंड्यूस ईएमएफ करंट के बढ़ने का अपोज करता है, और जब घटती है तो घटने का अपोज करता है, ठीक है। तो हमें इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है, हमें मतलब सेल या बैटरी को करंट को फाइनल स्टडी वैल्यू तक पहुंचाने के लिए। कहाँ पहुंचाने के लिए, फाइनल स्टेडी वैल्यू I0। मान लेते फाइनल करंट कितनी है, I0, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचाने के लिए सेल या बैटरी को वर्क करना पड़ता है, क्योंकि ये करंट के बढ़ने का क्या करता है, अपोज करता है। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हल्का सा खींचते हैं, जैसे स्प्रिंग छत से लटकी हुई है, अब आपने हल्का सा खींचा तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाता है, रिस्टोरिंग फोर्स। क्या प्रोड्यूस हो जाता है, जो कि फर्दर एक्सटेंशन का अपोज करता है। तो हमें उस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। वही वर्क उस स्प्रिंग में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। वही चीज़ कॉइल में होती है। स्प्रिंग में क्या प्रोड्यूस होता है, रिस्टोरिंग फोर्स। कॉइल में क्या प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। कॉइल में क्या प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये करंट में फर्दर इंक्रीमेंट का अपोज करता है। तो सेल या बैटरी को करंट को स्टेबल करने के लिए, यानी फाइनल स्टेडी वैल्यू तक पहुंचाने के लिए वर्क करना पड़ता है, एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। वही वर्क इसमें मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। क्लियर? लिखिए, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग in a coil, then due to change in magnetic flux, comma,
An induced EMF, an induced EMF is produced in that coil, which opposes further increment in current, which opposes further increment in current. Full stop. Thus, some work has to be done. Some work has to be done by the external agent. By the external agent. यहाँ external agent कौन है? सेल या बैटरी. By the external agent. ब्रैकेट में लिख लो सेल और बैटरी. By the external agent. ब्रैकेट में क्या लिखोगे? सेल और बैटरी. क्या लिखा? सम वर्क हैज टू बी डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, सेल और बैटरी, टू establish the final steady current. The final steady current. ब्रैकेट में लिखो I naught. To establish the final steady current. ब्रैकेट में I naught in the coil. Comma. This work done is stored as magnetic potential energy in that coil. Magnetic potential energy in that coil. Clear? डायग्राम बना लें. At any instant, comma, if the rate of change of current, in the coil B di upon dt, B di upon dt, then self inductance, then induced EMF produced in the coil at that instant. ठीक है. देखिए कितना इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होगा. E इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी. ठीक है. स्मॉल वर्क डन टू फ्लो स्मॉल चार्ज dq. Small work done to flow small charge dq. Small work done to flow small charge dq through the coil. कैसे निकालेंगे स्मॉल वर्क डन? V इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन Q. तो W इक्वल टू क्या हो गया? VQ. यहाँ क्या हो जाएगा? DW इक्वल टू E DQ. तो देखो V की जगह क्या आ गया? मॉड ऑफ E. मॉड ऑफ E का मतलब समझे? अरे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस साइन के लिए शो करता है कि E जो है
वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करेंट का क्या करता है, अपोज करता है। तो वी क्यू होता है तो वी की जगह मॉड ऑफ ई और क्यू की जगह डी क्यू। क्योंकि ई कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है तो वर्क डन किससे निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेशन से। वैल्यू पुट कर दो, क्या आ गया, एल डी आई अपॉन डी टी इंटू डी क्यू, ये हमने रख दिया मॉड ऑफ ई की वैल्यू। अब डी क्यू अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी टी इंस्टेंटेनियस करंट। करंट भी तो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट, कोई डाउट। जो हम इंस्टेंटेनियस कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो यहां पे आई लगातार चेंज हो रहा है, ईएमएफ जो है ये भी लगातार चेंज हो, तभी तो इंटीग्रेशन निकलेगा। डी क्यू अपॉन डी टी क्या हो गया, आई, यानी डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया, एल आई डी आई, एल आई डी आई। बस इंटीग्रेट कर दो। नाउ टोटल वर्क डन, to increase the electric current from 0 to I naught, from 0 to I naught. Now total work done to increase the electric current from 0 to I naught. इंटीग्रेशन करेंगे, जो कांस्टेंट है बाहर ले लो, एल कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। शुरुआत में करंट कितनी थी, 0, और फाइनल स्टेडी वैल्यू कितनी है, आई नॉट। तो शुरुआत में इलेक्ट्रिक करंट कितनी थी, 0, और फाइनल स्टेडी वैल्यू कितनी है, आई नॉट। ठीक है, आई का आई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन आई स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। लिमिट रख देंगे, आई नॉट स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2। लिमिट रखनी नहीं आती है, पहले आई की जगह आई नॉट, फिर आई की जगह 0, ये आ गया। दिस वर्क डन is stored as magnetic P, as magnetic P in that coil. Clear? Hence क्या आ गया, U इक्वल टू हाफ L I नॉट स्क्वायर। अब इसी को मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में लिखना है। तो अभी हम लोगों ने एल का फार्मूला देखा, लॉन्ग सॉलिनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस। अगर आगे पूछते हैं तो जैसे लॉन्ग सॉलिनॉइड के लिए पूछें तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सॉलिनॉइड क्या पढ़ा हमने अभी, बी इक्वल टू वो एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। भूल गए, अरे अभी तो पढ़ा है, वैल्यू पुट कर दो। हाफ एल की जगह म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, और ये आई नॉट स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं बी के टर्म्स में लेना है। किसके टर्म्स में, बी के टर्म्स में। रीअरेंज कर लो। बी का फार्मूला कितना बताया था लॉन्ग सॉलिनॉइड के अंदर, म्यू नॉट एन अपॉन एल आई नॉट।
भाई स्मॉल एन होता है, तो स्मॉल एन की जगह क्या ले सकते हो, एन अपॉन एल नहीं ले सकते हो? अरे तो इसको करो करेक्ट, कैसे करेंगे? हाफ म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर। बाहर क्या बचेगा किसका? म्यू नॉट स्क्वायर। तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा हमें? ए बचा एल अपॉन म्यू नॉट, ये आ गया आपका। अब देखो काटपीट करोगे फिर यही आ जाएगा। देखो म्यू नॉट से काट दो, एक म्यू नॉट बचा, एक एल काट दो, एल बचा, बाकी सब तो वही है। और ये क्या हो गया आपका? बी स्क्वायर। क्या हो गया? बी स्क्वायर। नहीं समझे? बी स्क्वायर हो गया, यानी यू का फॉर्मूला क्या आ गया? हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इंटू ए एल। ये आ गया लॉन्ग सॉलिनॉइड के लिए मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर पूछते हैं तो कॉइल के लिए पूछेंगे तो यहीं तक करोगे। ये लॉन्ग सॉलिनॉइड के लिए मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी निकालें तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? अरे टोटल एनर्जी अपॉन टोटल वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम। पहले देख लो, अभी काम है, देखो फिर बता रहे हैं। ये टोटल एनर्जी निकाल ली किसके अंदर? लॉन्ग सॉलिनॉइड। अच्छा, किसी लॉन्ग सॉलिनॉइड की लेंथ एल है और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ए इंटू एल। ठीक है, तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी पूछेंगे तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इनसाइड और लॉन्ग सॉलिनॉइड। कोई भी हो, सबके अंदर यही आती है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। कैसे निकालेंगे? यू इक्वल टू टोटल मैग्नेटिक पी अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिनॉइड। क्लियर? टोटल एनर्जी में टोटल वॉल्यूम से क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे, पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा। मैग्नेटिक पी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को कहेंगे हम मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को क्या कहेंगे? मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। और ये कैसे निकालेंगे? टोटल मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल कितनी निकाली? हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट ए एल, और टोटल वॉल्यूम कितना होता है? ए एल। ए एल ए एल कैंसिल, इसको स्मॉल यू से लिखेंगे यानी। और ये हम लोग पढ़ चुके हैं, कहाँ पढ़ा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी को किससे लिखते हैं? यूएम से लिखते थे, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी को यूई। और इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर मीटर क्यूब, जूल पर मीटर क्यूब। कोई डाउट? नोट करें इसको। ठीक है, जो बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं वीडियो को रिवाइंड करके नोट कर लें। तो लास्ट आर्टिकल बचा है एसी जनरेटर। वैसे एसी जनरेटर हमने मेन बैच में एसी भी पढ़ाया था, लेकिन वो ईएमआई का पार्ट है। ठीक है, जो क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें अरिहंत में प्रीवियस ईयर में, वो ये इसमें मिलेंगे। ठीक है,
एसी जनरेटर, या क्या कहते हैं इसको, डायनमो, ठीक है। एसी जनरेटर को ही हम लोग क्या कहते हैं, डायनमो। तो ये किस पे बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। किस पे बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। और इसमें होता क्या है, जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं, कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हैं, ठीक है, पेट्रोल डीजल कोयले जैसे भी घुमाएं, ठीक है। इंजन के द्वारा कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, घुमाते हैं। उससे उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होता है, चेंज होता है, और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाती है। तो जिसको अभी हम इंड्यूस करंट कह रहे हैं वो उसी को नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, उसके नेचर को देखते हुए, क्योंकि उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या होती है, चेंज होती है। तो डायनमो क्या हो गया, एसी जनरेटर, अ डिवाइस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ईएमआई, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ईएमआई, इन विच मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी समझ गया ना, मैकेनिकल एनर्जी कह दो, मैकेनिकल वर्क कर दो, इसका मतलब क्या होता है, जिसमें या तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो या लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जो मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं दैट मीन्स एनर्जी स्पेंड इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, उसी को मैकेनिकल वर्क कहते हैं। लिखिए, डायनमो इज अ डिवाइस based on the principle of EMI, based on the principle of EMI, in which mechanical energy is converted into electrical energy. Mechanical energy is converted into electrical energy. पहला चेंज करें, there are mainly 4 parts. There are mainly 4 parts in the dynamo. बस एक एक लाइन लिखते चले, 2-2 लाइन हर एक में। पहला पार्ट क्या है इसका, आर्मेचर, लिखो। आर्मेचर क्या होती है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है, लिखिए। आर्मेचर इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS, PQRS, made by large number of turns, made by large number of turns of thick wire of copper, ठीक है। सेकेंड, मैग्नेटिक पोल्स, लिखे। There are 2 opposite, there are 2 opposite, concave,
magnetic poles kept very close to each other. Very close to each other, between which comma armature is rotated. Armature is rotated with a very high angular velocity. With a very high angular velocity. ठीक है. थर्ड, slip rings. Slip rings R1 and R2. There are two slip rings, R1 and R2. R1 and R2 connected with the ends of armature. Connected with the ends of armature and rotate with armature and rotate with armature. तो आर्मेचर के जो दो एंड होते हैं, किसी भी कॉइल के दो एंड होते हैं. अरे कोई भी तार होगा, दो एंड नहीं होंगे. एक एंड कैसे होगा? दो एंड होंगे ना. जैसे कॉइल तार लपेटा गया तो एक एंड ये है, दूसरा लपेटते गए दूसरा एंड ये हो गया. क्लियर? तो R1 फर्स्ट एंड से कनेक्टेड है, R2 सेकेंड एंड से, और आर्मेचर के साथ साथ घूमता है. आर्मेचर के साथ साथ. ठीक है. कैसे अभी हम बता रहे हैं डायग्राम बना के. चौथा और लिख लो फिर बताएं. कार्बन ब्रेसेस B1 and B2. Carbon braces B1 and B2. लिखे. There are two carbon braces B1 and B2. There are two carbon braces B1 and B2 which are fixed and always in touch. Always in touch with the slip rings. With the slip rings R1 and R2 respectively. Full stop. An external क्या लिखा? An external circuit is connected. उसी के आगे लिखो. An external circuit is connected between these two carbon brushes. समझ गए? एक्सटर्नल सर्किट का मतलब क्या हो गया? वो डिवाइस जिसमें हमें एसी फ्लो करानी है. जब हम एक्सटर्नल सर्किट कहते हैं तो इसका मतलब बल्ब, पंखा, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन, कुछ भी जिसमें हमें एसी फ्लो करानी है, वहाँ एक्सटर्नल सर्किट उसको कहते हैं. ठीक है. तो देखिए कंस्ट्रक्शन. तो ये दो मैग्नेटिक कॉइल्स हो गए.
ठीक है, नहीं समझे? नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो इनके बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल होगी जिसे हम क्या कहेंगे? आर्मेचर। क्या कहेंगे? आर्मेचर। थोड़ा और करो दे दें, ठीक, ये आर्मेचर हो गया। इसको हम तेजी से क्या कर रहे हैं? रोटेट करा रहे हैं। PQRS, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? अब एक रिंग ये हो गई, एक रिंग ये हो गई। ये आर्मेचर के साथ साथ घूमती रिंग, ठीक है, आर्मेचर के साथ साथ। तो ये जो रिंग है ये आर्मेचर के साथ साथ घूमती है, ठीक है। ये R1 हो गई और ये R2। इनसे क्या कनेक्टेड होता है? ब्रशेस, कार्बन ब्रशेस। ये कार्बन ब्रश हो गया B1, और कार्बन ब्रश जो होते हैं ये फिक्स होते हैं, बस रिंग को क्या करते रहते हैं? टच करते रहते हैं, ऑलवेज इन टच। इनके बीच एक लगा हुआ है सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है। तो इनके बीच ये एक्सटर्नल सर्किट। ये ब्रश हो गया B1 और ये B2, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? बन गया? इसका लिखें डायग्राम के बाद, द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द आर्मेचर passing through the armature at any instant क्या लिखा? एक थोड़ा और लिख लो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, the rate of change of magnetic flux, the rate of change of magnetic flux passing through the armature at any instant, ठीक है। क्या लिखा? the rate of change of magnetic flux passing through the armature at any instant, ठीक है। क्या हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स?
डी फाइव ई अपॉन डी टी। यहाँ तक कोई दिक्कत? और फाइव ई कितना हो जाएगा? एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। नहीं, फाइव बी मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना ना, तो बी ए कॉस थीटा होता है, बी ए कॉस थीटा। अभी नहीं समझे? फाइव बी ए कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा टी। नहीं समझे? अगर टी टाइम में थीटा एंगल रोटेट हो रहा है तो, क्योंकि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? थीटा अपॉन टी, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। नहीं समझे? देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? फाइव ई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या हो गई? ओमेगा टी। नहीं समझे? तो उसको डिफ्रेंशिएट करो, क्या आ जाएगा? कॉस थीटा का क्या होता है? माइनस साइन थीटा, तो माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है? इफ नंबर ऑफ टर्न्स in the armature B capital N, then induced EMF produced in the armature कितना हो जाएगा? E इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बी अपॉन डी टी, माइनस एन डी फाइव बी अपॉन डी टी। क्लियर? कहाँ से लिखा? अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। यही तो होता है, बस इसकी वैल्यू रख दो इक्वेशन 1 से। डी फाइव बी अपॉन डी टी कितनी वैल्यू है? माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। आ गया ई की वैल्यू? इक्वेशन नंबर 2। ठीक है? ई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? ई की मैक्सिमम वैल्यू के लिए साइन ओमेगा टी कितना ले लेंगे? 1, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। भाई ना एन चेंज हो सकता है, ना बी चेंज हो सकता है, ना ए चेंज हो सकता है, ना ओमेगा। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं तो ओमेगा भी कांस्टेंट, यानी केवल क्या चेंज हो सकता है? साइन ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ टी है ना, जिसमें भी टी है यानी वो चीज़ क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? +1। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई साइन ओमेगा टी कितना हो जाएगा? +1। हैंस ई नॉट की वैल्यू क्या आ गई? एन बी ए ओमेगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 इसी को क्या लिख सकते हैं? ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो जहां पे एन बी ए ओमेगा है वहां क्या लिख सकते हैं? ई नॉट। एन बी ए ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं? ई नॉट। नहीं समझे? अगर पूरे का रेजिस्टेंस आर हो, इफ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ entire circuit B capital R, then electric current flowing in the circuit
हम जब एंटायर सर्किट की बात करते हैं तो कॉइल भी और एक्सटर्नल सर्किट सब मिला के है, नहीं समझे? इफ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एंटायर सर्किट बी कैपिटल आर देन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। क्या हो जाएगा? I इक्वल टू ई अपॉन आर। ई की वैल्यू रख दो, क्या आ गया? ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। या तो इसको ऐसे लिख दो, या ई नॉट अपॉन आर की जगह क्या हो जाएगा? आई नॉट। यही तो एसी के लिए फार्मूला बताया था। या चाहो तो ई नॉट की वैल्यू रख दो, तो क्या आ जाएगा? एन बी ए ओमेगा अपॉन आर। ऐसे भी कर सकते हैं। ई नॉट की वैल्यू कितनी है? एन बी ए ओमेगा, और इसी को आई नॉट कहते हैं। समझ गए? नोट कर लिया? जो बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं वीडियो को रिवाइंड करके नोट कर लें। तो ये चैप्टर फिनिश। सारे आर्टिकल बता दिए इनमें से, ठीक है? कोई भी आर्टिकल आता है तो कंफर्म है कि आपने पढ़ा है उसको, ठीक है? अगर मौके पे याद नहीं आ रहा है तो ये आपका KKM है, काहिलता कामचोरी मक्कारी।